नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार सायंकालीन की वेला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल अपन ने लिंग पूर्वाग्रह भी पढ़ा था साइकोलॉजी के अंतर्गत, और आज भी कोई ना कोई टॉपिक आएगा। कौन सा टॉपिक आएगा ये तो क्लास के जस्ट बाद आपको प्रीमियम लगा दिख जाएगा। और हो सकता है कि आज एनवायरनमेंट का एनसीईआरटी का निचोड़ क्लास 3 या क्लास 4 या क्लास 5 कोई भी एक क्लास का एनसीईआरटी का निचोड़ भी आ सकता है। और यदि आज नहीं आया तो कल से कंटिन्यूटी में सीटेट की क्लासेस होंगी। कल तो और मैं पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊंगा। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे वुडवर्थ का कथन। वुडवर्थ ने कहा था वातावरण के अंतर्गत, वुडवर्थ का कथन पढ़ रहे तो इसमें कहा था कि बाल विकास वंशक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। बाल विकास जो है वह वंशक्रम एवं वातावरण का क्या है, गुणनफल है, ना कि योगफल। इसके अलावा हम आगे की वातावरण में और परिभाषाएं देखते हैं। वातावरण में परिभाषा एक रॉस महोदय की है, तो रॉस की परिभाषा को देख लेते हैं हम। और रॉस की परिभाषा क्या कहती है कि वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो मानव जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो मानव जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, जो मानव जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि वातावरण एक बाहरी शक्ति, या वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो मानव जीवन पर क्या करती है, प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। जैसे कि आपने देखा कि अभी वातावरण की समस्या सबसे ज्यादा है कि वातावरण प्रदूषण हो रहा है। अब ये वातावरण का तो इफेक्ट है कोविड-19, और क्या वातावरण है, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं वातावरण से तो ही हो रही। तो जो वातावरण है हमारे यहाँ का, वही हमारे ऊपर क्या डालता है, प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। मतलब हमारे रॉस महोदय कहते हैं कि वातावरण एक ऐसी शक्ति है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, उसकी प्रत्यक्षता हमें दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे की हम एक और परिभाषा देख लेते हैं वातावरण के संबंध में। रॉस महोदय की हो गई, वुडवर्थ की देखिए। वातावरण में समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं। हाँ, वुडवर्थ ने काफी परिभाषाएं दी थी। हाँ, वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है। वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से ही प्रभावित किया है, जन्म से ही प्रभाव रहा है, प्रभावित किया है। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा कि वातावरण में वे सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से ही प्रभावित किया है। अर्थात जब भी बच्चा जन्म लेता है, माँ की कोख से बाहर आता है, माँ की कोख से क्या, यहाँ तक कि अपन तो कह लें कि जब गर्भावस्था में बालक रहता है तभी से वातावरण का इफेक्ट पड़ने लगता है। यदि माँ को वातावरण सही नहीं मिलेगा तो बच्चे में हो सकता है रोगों की उत्पत्ति हो जाए। खान पीन, तो माता का गर्भावस्था के दौरान खान पीन रहता है, यदि ये चीज़ें सही नहीं हो तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती हैं। आप जितना साइकोलॉजी में डीप जाएंगे उतना ही कंफ्यूजन में जाएंगे, इसलिए आप तो सिर्फ इतना देखें कि वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से ही प्रभावित किया है। एक और परिभाषा कहते हैं जेबी वॉटसन, महान जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन, इनका तो मैं फैन हूं। और इन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक शिशु दे दो, जो कुछ कहोगे मैं बना दूंगा। मैं तो हर क्लास में ये परिभाषा बोलता हूं, तुम मुझे एक शिशु दे दो, आप जो कहेंगे वह बना दूंगा। आप जो कहोगे वह बना दूंगा। भैया, अगर साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा पर्यावरण को किसी ने माना है मेरी दृष्टि में तो जेबी वॉटसन महोदय हैं। और जेबी वॉटसन महोदय ने क्या कहा कि आप मुझे एक नवजात शिशु दे दीजिए, एक स्वस्थ नवजात शिशु दे दीजिए, और आप उसे जो कहेंगे वह बना दूंगा। पूरा कथन इनका इस प्रकार से है कि आप मुझे एक नवजात शिशु ला के दीजिए। आप यदि उसे कहेंगे तो पहला इन्होंने कहा कि मैं उसे चोर, डाकू, अभियंता, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस
आप जो चीज कहेंगे मैं उसे वैसा ही बना दूंगा वातावरण की दम पर। तो ये महान जेबी वॉटसन थे, इन्होंने मनोविज्ञान में भी कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध या धनात्मक विज्ञान है, ये भी इनका कथन है। तो जेबी वॉटसन कहते हैं कि तुम मुझे एक शिशु दे दो, आप जो कुछ कहोगे मैं वह बना दूंगा। वॉटसन महोदय की परिभाषा के बाद हम दोस्तों पढ़ते हैं एक और हुए हैं एलियट महोदय। एलियट महोदय की और परिभाषा को देख लेते हैं। एलियट महोदय क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि चेतन पदार्थ के किसी इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को, ये कह रहे कोई चेतन पदार्थ होगा। दोस्तों आपसे एक सिद्धांत पूछ रहा हूं मैं, विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? क्योंकि जैसे ही हम अभिवृद्धि और विकास पढ़ेंगे तो यहाँ हमारा पूरा साइकोलॉजी में जितना आपने पढ़ा, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड और जितने भी सिद्धांत है ना, सब वहाँ कंप्लीट हो जाएंगे अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत। तो इसके बाद जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें अभिवृद्धि और विकास के अवधारणाओं को प्रस्तुत करना है। तो इसलिए उसी के क्रम में हमने आपसे पूछ लिया कि विश्लेषणवाद का एक सिद्धांत बताइए। क्या बताइए? विश्लेषणवाद का एक सिद्धांत बताइए। तो इसमें एलियट महोदय की परिभाषा देखिए। क्या समस्या आई मिश्रा? दिख नहीं रहा है कैसे? एलियट महोदय की, इन्होंने कहा था कि चेतन पदार्थ के किसी इकाई के, चेतन पदार्थ के किसी इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को, एवं अंतःक्रिया क्या होती है गुरु? अंतःक्रिया के क्षेत्र को, साफ दिख रहा है कि नहीं? क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। मतलब कि जो चेतन पदार्थ हैं, क्या है? चेतन पदार्थ है, सही है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। चेतन पदार्थ के किसी इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? वातावरण कहते हैं। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, तो एलियट महोदय की हमने परिभाषा देख ली। अब इसके बाद हम एक और परिभाषा देखते हैं रच महोदय की। और रच महोदय क्या कहते हैं? बालक बालिकाओं के व्यवहार में परिमार्जन करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? वातावरण कहलाती है। वातावरण मानव व्यवहार का परिमार्जन करने वाली शक्ति है। वातावरण मानव व्यवहार का परिमार्जन करने वाली शक्ति है। तो वातावरण मानव व्यवहार का परिमार्जन करने वाली शक्ति है, यह रच महोदय ने कहा था। और एलियट महोदय ने क्या कहा था? कि चेतन पदार्थ के किसी इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। अब इसके साथ हम पढ़ते हैं वातावरण को प्रभावित करने के लिए वातावरण के प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं, इन चीज को देख लेते हैं। चलें, हेडिंग डालें, वातावरण के प्रमुख कारक। तो दो प्रकार के कारक होते हैं, एक बाह्य कारक होता है, एक आंतरिक कारक होता है। एक क्या होता है भाई? बाह्य कारक होता है, एक आंतरिक। तो वातावरण के प्रमुख कारक, वातावरण के प्रमुख कारक, एक आंतरिक कारक, एक होता है बाह्य कारक। आंतरिक कारक एक होता है बाह्य कारक। ठीक है, तो आंतरिक कारक क्या होता है और बाह्य कारक क्या होता है? आंतरिक कारक मतलब आंतरिक वातावरण लिख सकते हैं इसे, आप कारक शब्द हटा दीजिए और बाह्य वातावरण भी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बाह्य वातावरण भी कर लीजिए। वहां से उठाएं, बाह्य वातावरण। अब आंतरिक वातावरण में क्या क्या आता है? आंतरिक वातावरण में हमारे शरीर के अंतर, जैसे पीयूष ग्रंथि होगी, हमारी थायराइड ग्रंथि हो गई, तंत्र का तंत्र हो गया, वंशक्रम की प्रवृत्ति हो गई, ये सारे जीन्स हमारे अंदर गुणसूत्र 45 हैं, 47 हैं, 46 हैं, डाउन सिंड्रोम की स्थिति है, टर्नर सिंड्रोम की स्थिति असामान्य है। ये सारी कंडीशन हमारी आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। तो आप लिख लीजिए, पहला अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरा लिखेंगे आप इसके अंतर्गत तंत्र का तंत्र। दूसरा क्या लिखेंगे? तंत्र का तंत्र।
तीसरा आप इसके अंतर्गत लिखेंगे रक्त कणिकाओं की संरचना, रक्त कणिकाओं की संरचना। चौथा माता का स्वास्थ्य। ये 4 चीजें। और 5वीं और एक लिख लीजिए, वंशक्रम की प्रकृति। अब देखिए भाई इसमें क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, हमारी पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, काफी ग्रंथियां होती हैं। तंत्र का तंत्र है हमारा पूरा सिस्टम, ये भी आंतरिक वातावरण। रक्त कणिकाओं की संख्या, माता का स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ, जब बच्चा गर्भावस्था में है तो उस पर वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चे को, हमने आपको बताया गर्भावस्था से ही होने लगता है, क्योंकि गर्भावस्था में अभिवृद्धि और विकास स्टार्ट हो जाता है, और जहां अभिवृद्धि और विकास होगी वहां वंशक्रम और वातावरण जरूर होगा, क्योंकि वंशक्रम और वातावरण के माध्यम से ही अभिवृद्धि और विकास होता है। तो माता का स्वास्थ्य और वंशक्रम की प्रवृत्ति, ये आंतरिक कारक हो गए। बाह्य कारक क्या है, पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले बाह्य कारक सामाजिक वातावरण। भाई के समाज में रह रही है माँ, वैसे ही तो होगा बच्चा। कल भी हमने आपको वंशक्रम में काफी प्रयोग पढ़ाए थे ना। तो सामाजिक वातावरण सबसे पहले करता है कि कैसे समाज में रह रही है। यदि सभ्य समाज में रह रही है तो बच्चा भी सभ्य होने के चांस हैं। वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव बढ़िया पड़ता है। दूसरा है आर्थिक वातावरण। हाँ यस, आर्थिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है बालक पर, आर्थिक वातावरण पर। तीसरा देखते हैं सांस्कृतिक वातावरण, इसका भी पड़ता है। कैसे पड़ता है, अब इंडियन कल्चर, भारतीय लड़का धोती कुर्ता बढ़िया पहनेगा, पैंट शर्ट में रहेगा, और जबकि वेस्टर्न कल्चर के बालक नहीं होते हैं। इंडियन कल्चर में माँ बाप की रिस्पेक्ट ज्यादा, माँ बाप को ज्यादा सम्मान, ऐसा वेस्टर्न कल्चर में नहीं होता है। वेस्टर्न कल्चर में जो हमारी वेस्टर्न कल्चर की जो संस्कृति होती है ओपनली होती है ज्यादा, पर यहाँ हर चीज मर्यादा के अंतर्गत होती है। सांस्कृतिक वातावरण अपन वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर ना करें, अपन उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ही कंपेयर कर लें। वहाँ का पहनावा और यहाँ का पहनावा, सबने साउथ की मूवी देखी होगी, तो साउथ की मूवी और बॉलीवुड की मूवियों में अंतर भी समझ में आ गया होगा। आर्थिक वातावरण, पैसा रुपया धन का भी इफेक्ट पड़ता है, और सामाजिक वातावरण, और चौथा सबसे ज्यादा भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण क्रिसगेल को देखा ही होगा, और ऑस्ट्रेलियन को देख लो, इंग्लैंड की जो खिलाड़ी हैं उन्हें देख लो। तो भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है उसका भी प्रभाव हमारे बालक पर पड़ता है, वातावरण पर पड़ता है। अब इसके बाद हम चीजों को देखते हैं वातावरण के संदर्भ में। प्रमुख अध्ययन है कुछ, तो उन अध्ययन को हम और पढ़ लेते हैं। वातावरण के संदर्भ में प्रमुख अध्ययन कौन कौन से हैं। वातावरण के संदर्भ में प्रमुख अध्ययन, वातावरण के संदर्भ में प्रमुख अध्ययन। तो दोस्तों ये प्रमुख अध्ययन को हम देखते हैं क्या है। पहला अध्ययन हम देख लेते हैं कौन सा रहेगा। जिंक महोदय का अध्ययन है, इन्होंने 30 जंगली लोगों पर अध्ययन किया था। जिंक महोदय का अध्ययन, इन्होंने 30 जंगली लोगों पर। अब इन्होंने क्या देखा कि जो आदि मानव हैं, जो जंगल में रहने वाले कोलभील जनजातियां हैं, उनका जो व्यवहार है जानवरों से, हिरन से कह लो आप, लोमड़ी से कह लो, गीदड़ से कह लो, मतलब जो भी पशु हैं उनसे इनका व्यवहार आम नागरिकों को, आम जनमानस से अलग होता है। अगला इन्होंने एक और देखते हैं, जॉर्डन महोदय का अध्ययन। इन्होंने जॉर्डन महोदय का अध्ययन, इन्होंने कहाँ के वातावरण का, इन्होंने जंगल और नदी के किनारे, जंगल प्लस नदी के किनारे के लोगों पर अध्ययन किया, नदी के किनारे के लोगों को अध्ययन किया। ये जॉर्डन महोदय का अध्ययन था। फ्रीमैन का अध्ययन, ये फ्रीमैन का अध्ययन क्या है भाई, जुड़वा बच्चों पर अध्ययन था। इन्होंने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया था। भाई जुड़वा बच्चों को इन्होंने क्या किया, एक बच्चे को रखा अच्छे वातावरण में और एक बच्चे को रखा बुरे वातावरण में।
तो दोनों जुड़वा बच्चे थे, एक ही दिन पैदा हुए थे, एक ही वंशानुक्रम से थे, फिर भी उनमें अंतर हो गया वातावरण को। और दोस्तों जब हम व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ाएंगे तो इसी को तो कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, कि दो बालक कभी भी चाहे वो एक वंशक्रम के हों, एक माता पिता के हों, फिर भी उन्होंने क्या पाई जाएगी, विभिन्नता पाई जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत भी ये देख लेंगे, और वातावरण के अंतर्गत, क्योंकि वातावरण और व्यक्तिगत विभिन्नता एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। चले, कुले महोदय का अध्ययन, आपको तो ये अध्ययन पूछे जा सकते हैं। कुले महोदय, जब पेपर ज्यादा टफ बनता है तब पूछा जाएगा, नॉर्मल केसेस में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आप अपनी जानकारी मात्र के लिए लिख लीजिए। यूरोपीय साहित्यकारों पर अध्ययन, उन्होंने कहा किया था, यूरोपीय साहित्यकारों पर अध्ययन, साहित्यकारों पर अध्ययन इन्होंने कहा किया था भाई, यह अध्ययन इन्होंने यूरोपीय साहित्यकारों पर किया था। अब दोस्तों यहाँ के बाद हमारा वातावरण क्या होता है, खत्म होता है। अब हमें अभिवृद्धि और विकास की ओर चलना है। क्या होती है अभिवृद्धि और विकास, आज हम उसको आपको समझाएंगे, उसकी चीजें हम कल से लिखेंगे। तो अभिवृद्धि क्या होती है, देखिए भाई, हमें बाल विकास के अंतर्गत अगला टॉपिक, अभी हमने वंशानुक्रम में वातावरण पढ़ा था, अब हमें दो शब्द पढ़ने हैं, अभिवृद्धि और एक दूसरा शब्द होता है विकास। ये होती है अभिवृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को हमें जानना है, क्या होती है ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट। ठीक है, लिख लेना आप लोग। LOPMENT, डेवलपमेंट। तो अभिवृद्धि और विकास में क्या है, अभिवृद्धि कैसी प्रक्रिया है, तो भाई अभिवृद्धि जो है वह एक संकीर्ण और संकुचित अर्थ होता है, जबकि विकास एक व्यापक अर्थ होता है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, जबकि विकास जन्म से लेके, गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक चलता है। याद रखना दोस्तों, विकास हमारा गर्भावस्था से लेके निषेचन क्रिया से प्रारंभ होकर, जैसे ही भ्रूण बनता है, युग्मक बना, भ्रूण बना, वहां से लेके कहां तक चलेगा, शमशान घाट तक, जब तक आप लोगों का राम नाम सत्य नहीं होने लगेगा तब तक चलेगा। और हमारा अभिवृद्धि की एक निश्चित आयु होती है, निश्चित आयु होती है। अभिवृद्धि जो होती है बालक में 18 से 20 साल तक पूर्ण हो चुकी होती है। जैसे कि किसी भी बच्चे का मानसिक विकास 6 वर्ष में 90% हो जाता है। इसी प्रकार से जो अभिवृद्धि होती है एक निश्चित समय तक होती है, विकास अनिश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि में विकास निहित होता है, ऐसा नहीं कह सकते आप लोग, विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। ध्यान रखना इन दोनों पॉइंटों को। विकास में, विकास के इस विकास में अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि है, लेकिन इस अभिवृद्धि में विकास नहीं है, क्योंकि यह तो छोटा है, छोटी चीज कहीं भी लग जाती है। इतनी चीजें आप रखें। और अभिवृद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव वंशानुक्रम का रहता है, और जबकि विकास पर सर्वाधिक प्रभाव काय का रहता है, वातावरण का रहता है। सर्वाधिक प्रभाव विकास पर काय का रहेगा, वातावरण पर रहेगा। अभिवृद्धि में वंशानुक्रम पर रहेगा, काय पर रहेगा, वंशानुक्रम पर रहेगा। और अभिवृद्धि के अंतर्गत हम परिभाषाएं पढ़ेंगे, विकास भी पढ़ेंगे, और इसके विकास के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे। और अभिवृद्धि के अंतर्गत भी आपके काफी सिद्धांत हैं, जैसे कि हम अभिवृद्धि के अंतर्गत देखेंगे कि संकुचित क्षेत्र में जो अभिवृद्धि होती है संकुचित क्षेत्र में होती है, और जो विकास होता हुआ व्यापक क्षेत्र में होता है। यह सीमित समय तक चलती है, यह इसका समय गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता है। इसके भी प्रमुख नियम होते हैं, जैसे विकास की निरंतरता का नियम है, अपना विकास की समानता का नियम है, ये क्वेश्चन एकीकरण का नियम है। ये सारे क्वेश्चन टीईटी में पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठाइएगा तब यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि एक छोटा सा बालक है, वह अपने हाथ को पहले उठाता है, फिर खोलता है, फिर उंगलियों की सहायता से किसी बॉल को पकड़ने की चेष्टा करता है। बताइए विकास के किस सिद्धांत पर, विकास के किस नियम पर वह कार्य करता है। तो ऐसे काफी हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई बालक चलने लगा है तो यह विकास पर किस पे है। भाषाई विकास जो होता है वह है विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है। बच्चे का संपूर्ण अंग का कार्य नहीं करना, सिर्फ बच्चे देखा होगा, छोटा बच्चा होता है बेचारा
घुटनों के बल चलता है तो हाथ से किसी भी चीज़ को खींचता है। ये सारी चीज़ें हमें आगे सीखनी होंगी और इसी में हम साथ में विकास के सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे। नियम भी पढ़ेंगे और सिद्धांत पढ़ेंगे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे, मनोलैंगिक सिद्धांत पढ़ेंगे, चॉम्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, जीन पियाजे पढ़ेंगे, लियो वाइगोत्स्की पढ़ेंगे, जेरोम बूनर पढ़ेंगे। सारे सिद्धांत हमारे आवृत्ति और विकास में होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि कल की जो क्लास होगी 7 बजे उसमें आप जमकर लाइक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होंगे। एक साथ 25-30 लोग जुड़े होंगे। आवृत्ति और विकास में इतना मस्त कंटेंट देंगे कि कोई भी बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी। और यदि हालत सही रहती है तो मिलते हैं 15 मिनट बाद अगली क्लास में। आपको प्रीमियम दिख जाएगा लगा हुआ। यदि मैं आया तो साइकोलॉजी में कुछ क्रैकिंग चीज आएगी और मेरा थिंक है कि आप सीटेट का पेपर कैसे हल करें इस पर आज चर्चा करेंगे। क्या करना है, बालक के साथ कितनी छेड़छाड़ करनी है, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।